नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं आप सभी के साथ अमर शाह इस वक्त मौजूद हूं और दर्शकों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग पार्टियों से कौन होंगे उनके उम्मीदवार, इसकी राह तक रही है। ऐसे में कुछ जगहों पर तृणमूल जो कांग्रेस है उनकी प्रत्याशी यानी कि जो उम्मीदवार है उनका चेहरा सामने आ चुका है और इसी चेहरे के साथ साथ अलग अलग पार्टी और अलग अलग दल से भी वहाँ के जो वोटर्स हैं वो उपेक्षा कर रहे हैं कि बाकी भाजपा यानी कि भाजपा पर सबसे ज़्यादा निशाना बना हुआ है वोटर्स का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। फिलहाल भाजपा ने 2 लिस्ट जारी की है और 2 लिस्टों में उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कैंडिडेट का नाम अनाउंसमेंट किया है। लेकिन फिलहाल दार्जिलिंग जिले की अगर हम बात करें तो अभी तक भाजपा द्वारा किसी भी कैंडिडेट का नाम की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में जो वोटर्स हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि भाजपा में जिस तरह से उनकी उम्मीद लगी हुई है वो चाह रहे हैं कि भाजपा से आखिर कौन होगा कैंडिडेट और किस कैंडिडेट से उन्हें क्या लाभ मिल पाएगा। कुछ लोग हैं जो लगातार ये चाह रहे हैं कि उनका जो उम्मीदवार हो, उनके क्षेत्र का जो उम्मीदवार हो वो वाकई में काम करने वाला हो, क्योंकि जो बीते 5 सालों से जो दिक्कतें हो रही है या जिस तरीके से लोगों को कुछ ना कुछ सामना करना पड़ा तकलीफ़ों का, उन सारी तकलीफ़ों को लेकर कैसे जो बाकी यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो इससे आगे बढ़ेंगे। ऐसे में हम सभी क्षेत्रों के बारे में बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं माटीगारा से लेकर नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र का। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रत्याशी, एक उम्मीदवार दे दिया है जिनका नाम है कैप्टन नलिनी रंजन रॉय जी। और बखूबी हमने उनका इंटरव्यू लिया था और आप सभी जान पाए थे उनके बारे में। और उनसे जो उम्मीदें बाकी के जो लोग हैं, जो उस क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो उनसे उम्मीद रख रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की निगाहें, हम बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र में नज़र में है, क्योंकि वो यहाँ के जो नक्सलबाड़ी से लेकर जो माटीगारा का जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर फिलहाल जो नज़र हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि उस नज़र पर किसकी नज़र टिकी है और उसमें कौन कौन से लोग शामिल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आपको सिर्फ यही बताना चाहेंगे तराई, तिरहाना, पत्थरघाटा, शिव मंदिर के कई इलाकों में कुछ सपोर्टर्सों का एक तरह से हम कहें तो समर्थन दिखाई दिया। और ये समर्थन इसलिए था क्योंकि मात्र एक न्यूज़पेपर, सिलीगुड़ी का एक नामी एक न्यूज़पेपर जो कि स्थानीय क्षेत्रों की खबरों को प्रकाशित करता है, वहाँ पर उनका दावा है कि नक्सलबाड़ी से लेकर माटीगारा के सबसे बड़े उम्मीदवार अगर भाजपा के हैं तो वो है निमेश सुंदास जी। इनका जब से नाम आया है तब से यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि बाकी जो सपोर्टर्स हैं उस क्षेत्र के जो कुछ युवा हैं उन्होंने पटाखे फोड़कर सिर्फ नाम प्रकाशित और सबसे आगे उनका नाम की घोषणा हो सकती है, इतना सोचकर ही वो जश्न मना रहे हैं। आप सोचिए कि अगर उस जगह के वो प्रत्याशी अगर नॉमिनेट होते हैं या उम्मीदवार अगर घोषणा होते हैं तो किस तरीके का वो लोग वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे या वो वहाँ पर उत्साह मनाएंगे। फिलहाल इसी चीज़ के बारे में जब जानकारी मिली तो जिस विषय को लेकर या जिस व्यक्ति को लेकर न्यूज़पेपर है जहां पर स्पेशली उनके बारे में कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनके बारे में लिखा गया है, वो व्यक्ति अब हमारे साथ मौजूद है जिनके लिए आज पटाखे जगह जगह पर फूट रहे थे। तो अभी हम फिलहाल हमारे साथ मौजूद है निमेश सुंदास जी और आप ठीक हमारी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं कि निमेश सुंदास जी हैं। हम उनके घर पर आए हुए हैं। इस खबर के बाद हम यहाँ पर पहुँचे और हमने सोचा कि चलो जिस व्यक्ति के सिर्फ आगे बढ़ने की बात पेपर में छपी और उसके बाद लोगों में जश्न है, लोगों में खुशी है, इलाके वासियों में भी काफ़ी खुशी है, तो क्या कुछ उनकी पर्सनालिटी है उनके बारे में हम आप सभी को बता दें। यहाँ के लोगों से जब हमने बातें की तो पता चला कि उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट इस कैंडिडेट में है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति एक अलग तरीके से हमारे क्षेत्र यानी कि नक्सलबाड़ी से लेकर माटीगारा क्षेत्र में एक अलग कार्य करके दिखाएंगे, क्योंकि ये एक रिटायर्ड सर्विसमैन है और उन्होंने कई तरह के ऐसे डिपार्टमेंट में काम की है जहां से उन्होंने लाखों लोगों को अपने ड्यूटी के दौरान मदद पहुंचाई है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका खबर आजकल। नमस्ते सर, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें और उसके बाद हम कुछ सवाल आपसे करेंगे। हम चाहेंगे कि उसके बारे में थोड़ा जानकारी आप देंगे, तो फिलहाल अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें सर। मेरा नाम है निमेश सुंदास और मैं 1983 का वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में था। तो 38 बरस काम करने के बाद अभी
1 दिसंबर से मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। तो मेरा लास्ट पोस्टिंग था कि उत्तर कन्या में डिप्टी डायरेक्टर DPPG और नॉर्थ बंगाल सर्कल में। तो अभी 2 महीना हुआ था जब रिटायर हुए, उसी में से हमने बीजेपी में ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन किया था हम 12 जनवरी 2021 में। जी। तो यानी कि सर आप भाजपा पहले से ही ज्वाइन करे हुए हैं, आप भाजपा में किसी सदस्यता को लेकर होंगे और एक नए चेहरे की बात हो रही है, क्योंकि कुछ सूची में कुछ ऐसे नाम हैं, हम उनके नाम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ नाम जो है भाजपा के द्वारा लगातार आगे गया है। कौन अभी प्रत्याशी होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, इसकी घोषणा भाजपा खुद अपने प्रशासनिक लेवल पर या उनकी जो ऑफिशियल है उस हिसाब से वो करेंगे। लेकिन फिर भी जब इनका नाम आया, लोगों में खुशी नज़र आई, तो हमने सोचा के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि एक नाम जिस तरीके से बाकी खबर में छपा है, हो सकता है उनका नाम, तो क्या कुछ वो करेंगे या क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है, क्यों लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। सर थोड़ा सा ये चीज़ बताइएगा कि सूची में सिर्फ आपका नाम है और आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, ऐसा एक खबर के जरिए हमें पता चला। लोगों यहाँ पर जो कि जैसे कि हमने बताया कि कहीं पर पटाखे फोड़ रहे हैं, सिर्फ आपके नाम आगे है ऐसा जानकर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अगर इनकेस अगर कोई मौका मिलता है, हम नहीं जानते कि आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी अगर मौका मिलता है या भाजपा अगर आपको कोई टिकट देती है, तो किस तरीके से आप तैयार है और क्या करेंगे आप? पहले बात तो मैं उन लोगों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हमको मेरा नाम सुन के इतना खुश हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैंने जब से यहाँ आके इन लोगों से काम करने शुरू किया है जी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जिसको गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए दिया है, लेकिन उन लोगों को अभी तक पता नहीं है। उसमें सबसे प्राइमरी क्या है कि यहाँ पर जितना भी ट्राइबल लोग हैं उनका ट्राइबल सर्टिफिकेट अभी तक हुआ नहीं है जी। हाँ, और कोई कम्युनिटी है उसमें एडुकेशन में थोड़ा कम हो गया है जी। तो अगर एडुकेशन में कम होगा तो वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब होना जो वो तो स्वाभाविक ही होगा। इसीलिए हम सोचा है कि एडुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैं इस काम में मैं लगा रहा हूँ कि अगर उन लोग का सर्टिफिकेट मिले तो उन लोग को बड़ा अगर अच्छा से पढ़ पाए तो उन लोगों को अच्छा काम भी मिल जाएगा, अच्छा बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। तो एक अगर बन जाए तो दूसरा भी उसको देख के और भी अच्छा हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा। तो इसी से मैंने सोचा कि यहाँ आके और बहुत सारा काम है करने का मेरा थोड़ा इच्छा हो गया। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप जिस जगह पे कार्यरत थे वहाँ पर किस तरह के कार्यों को आप करते थे? एक्चुअली मैं पहले 2000 तो मेरा घर सालूबाड़ी में पत्थरघट्टा में है। वो जो इसका जो आशा केंद्र स्कूल है, आशा केंद्र स्कूल के नज़दीक में जी, मैं वहीं पे रहता हूँ जी। सर आप जिस जगह पे कार्यरत थे, जहाँ पे आप काम करते थे, किस तरह के कार्य वो करते थे वहाँ पर? अगर हम ज़मीनी लोगों की बात करें, जैसे कि श्रमिक वर्ग के लोग या अलग अलग तरह के जो ग्राम के लोग होते हैं, तो वहाँ पर आप सरकारी पद पर थे, क्या काम करते थे और किस तरीके से उनको सुविधा पहुँचा पाते थे अपने जिम्मेदारियों के साथ? तो जब मैं 1983 से मैं हूँ, तो पहले तो मेरा पोस्टिंग हुआ था कलकत्ता में। तो मैं पहले तो बजट में था, उसके बाद मैं जलपाईगुड़ी में एडिशनल ट्रेजरी पे होकर भी काम किया था। उसके बाद सुभाष किसी जब DGSC हुआ तो मुझे सबसे पहले सुभाष किसी ने वहाँ लेके हमको DGSC में कार्यरत कर दिया था एज अकाउंट्स ऑफिसर। तो अगर बोलो तो DGSC का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उसका मैंने ही वहाँ पे शुरू किया था। उसके बाद फिर मैं एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर पेंशन में गया था, वहाँ से पेंशन में बहुत सारा पेंशन हमने किया है। और फिर उसके बाद मैं रूरल डेवलपमेंट में बहुत काम किया हूँ और इंडिया का सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे भी जाके हमने ट्रेनिंग किया था। तो उसके बाद फिर विमल गुरुंग आया, उसने भी फिर हमको फिर GTA में लेके गया। और उसके बाद मैं चला गया हूँ कलकत्ता में एज डिप्टी कमिश्नर इन ARD डिपार्टमेंट। वहाँ पे भी ARD डिपार्टमेंट में मैंने काम किया था। तो स्पेशली क्या हुआ कि हम जब DGSC और GTA में था वहाँ पे 30 डिपार्टमेंट था।
तो 30 डिपार्टमेंट होने के कारण हमको वो 30 डिपार्टमेंट है जिसमें से हम लोग का सबका काम होता है। तो उस डिपार्टमेंट का कैसे काम करना है, उसका काम का क्या तरीका है, वो सब हमको मालूम है। इसलिए अभी हम जहाँ भी जाते उसी हिसाब से जाते और उसी डिपार्टमेंट के साथ उन लोगों का कोई ना कोई प्रॉब्लम देखता हूँ। इसलिए हम सभी को बोलता हूँ कि अगर यहाँ जाए तो ये करना होगा, ये उस डिपार्टमेंट में जाना है तो क्या सिस्टमेटिक जो होता है, जो सिस्टम होता है उसके बारे में काफ़ी जानकारी है। वही जानकारी आप बाकी लोगों को भी दे पाएंगे। अच्छा सर, इतने सारे कार्य करने के बाद कुछ अनुभव होंगे आपके कि जो ज़मीनी स्तर पे जो लोग होते हैं उनको किस तरीके से मदद पहुंचाया जा सकता है। एक सर्विसमैन के नाते आपने तो वो जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन कुछ ऐसी जिम्मेदारी होती है कि जब सर्विस से आउट हैं, आप नेता मंत्री की बात तो दूसरे ऑप्शन में रखते हैं, लेकिन एक सामाजिक तौर पे आप यहाँ पे काफ़ी विख्यात है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप यहाँ पर विख्यात है, ऑफिसर के बाद, रिटायर होने के बाद भी। तो सर मेरे को एक चीज़ आपसे यही जानना है कि अगर सामाजिक तौर पर और समाज में अपनी भूमिका को समझते हुए किस तरह से लोगों के साथ जुड़कर उन्हें सुविधाएं पहुंचाया जाती है, किन किन सुविधाओं को आपको देखने को मिला कि उन्हें वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही तो उन्हें सुविधा पहुंचाना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं फिर थोड़े दिन आगे मैं वहाँ पे धागापुर में गया था। तो वहाँ जाने के बाद किसी ने हमको बोला कि यहाँ पे एक लड़की है, छोटा सा लड़की है, उसका पैर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर अभी टोटली डैमेज हो गया है। तो बाद में तो पता चला कि उस लड़की के बाद उसमें पेपर में भी मैंने बहुत पहले मैंने पढ़ा भी था। तो मैंने बोला उसको क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता है कि उसका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं हुआ है। तो उसको पैसा मिलना था जो एक्सीडेंशियल उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो एक पैसा था वो पैसा मिल नहीं पा रहा है। तो इनका घर का जो कंडीशन देखा बहुत ख़राब लगा। तो मैंने बोला अभी छोड़िए ये सब इलेक्शन का बात, मैं पर्सनली आपको मैं हेल्प करूँगा। तो उनको मैंने एक मेरा भाई है उसके साथ हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ पे जाके ओपीडी में जाकर उनको भर्ती करके उनका जो डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट था उसको अभी हो गया है। अभी उनका सिर्फ एक डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालना है, वो भी अब निकल जाएंगे। उसके बाद मेरा एक भाई है उसको मैं कोर्ट में भेज दूंगा, वहाँ से वो सर्टिफिकेट प्लेस होने के बाद उन लोगों को 12 लाख मिल जाएगा। तो 12 लाख मिलने से उनका अभी घर में खाने का भी पैसा नहीं, काफ़ी सुधार आ जाएगा उनका। लेकिन ये छोटा सा बात था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। यानी कि मतलब जानकारी की कमी होने की वजह से कई तरह की सरकारी सुविधाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, मिल नहीं पाता है, वो जागरूक नहीं होती बल्कि। तो सर क्या लगता है अगर इनकेस अगर आपको किसी तरह की टिकट मिलती है और आप अगर नक्सलबाड़ी से माटीगरा के जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से अगर आप नियुक्त होते हैं या उम्मीदवार के रूप में अगर आते हैं, तो किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या आशा लेकर आप चल रहे हैं अगर आपको मौका मिलता है? तो देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ मैंने थोड़ा कुछ प्रॉब्लम मैंने सभी जगह देखा है। वो कि नक्सलबाड़ी में भी हम गया था एक आदमी से, वहाँ पे तो बहुत सारा आदमी आके हमसे बात किया। तो अंत में जब हम लोग जाने वाला था मैंने सबसे हाथ मिलाने शुरू किया। तो एक आदमी था उसका हाथी नहीं था उसका। तो मैंने पूछा उसको कि आप हाथ क्या हो गया? तो टोटली डैमेज। आपके पास सर्टिफिकेट है? आपको सर्विस मिला है? तो बोला नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट का एक नियम है 100 पॉइंट रोस्टर्स है, उसमें 3% डिसेबिलिटी को मिलना चाहिए। तो 3% जो है वो कैंडिडेट मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो कैंडिडेट है लेकिन उसको सर्विस नहीं मिला है। तो मैंने उसको बोला भाई अभी कहीं भी अब एम्प्लॉयमेंट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। वहाँ पर जो 3% में जो 100 पॉइंट रोस्टर के अंदर वो 3% जो है डिसेबल के लिए, उसमें से मैं आपको नौकरी दिलाने के लिए मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। सो इस सब चीज़ है ना सर। जैसे कि देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन आता है, सभी दर्शक भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं कि इलेक्शन जब आता है तो जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार होते हैं वो काफ़ी पोलाइट होते हैं, काफ़ी हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगते हैं, है ना। और जब वोट मिलने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर एक अलग ही व्यवहार में परिवर्तन नज़र आता है। जहाँ वो हाथ जोड़ते थे वहाँ हाथ वो जुड़वाने लगते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है ये जो ट्रेंड है वोट मांगने का या वोट के बाद अपने आप में चेंजेस होने का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये शायद ये तो पॉलिटिक्स में जो अंदर में है उसको ऐसा होना ठीक ही है। लेकिन मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे काम करने आया हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ काम करूँ
तो लोग जितना भी यहाँ का आदमी है उनको सुविधा मिलेगा, उससे बीजेपी का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि सबको बोलेगा, सबको क्या होगा कि बीजेपी से आने से इतना अच्छा काम हो रहा है। तो अल्टीमेटली दो सेक्टर में उसको फायदा मिलेगा, एक है तो बीजेपी को और दूसरा है वो जो कंसर्न आदमी को। तो और उसमें हमको सर्विस देने में हमको मज़ा आता है, इतना। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आपको जो टिकट मिल रही है किसके तरफ से प्रपोजल आया, या फिर एक और सवाल सर हम आपसे ये करना चाहेंगे कि जो पॉलिटिक्स में आप आ रहे हैं, अचानक से सर्विस के बाद इतने सालों तक आपने सरकारी एक अधिकारी होकर आपने सेवा भाव से लोगों की मदद की, अपना काम किया, तो अभी अगर आपको इस तरह की मौका मिल जाता है तो आपको क्या लगता है आप कितने कामयाब होंगे और कितना रिटर्न्स जो उम्मीद लोगों ने लगाई है वो उम्मीद उनको मिलेगा? मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि अभी तक मैंने जितना भी देखा हूँ, जहाँ पे जाके जितना भी देखा हूँ, हाथीघिसा में भी आप अभी देखिए, हाथीघिसा में पीएमजीएस से रास्ता बना है, लेकिन अर्धेक रास्ता बन के उसमें ऐसे ही रख दिया है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? पीएमजीएस में तो पूरा रास्ता का पैसा मिल गया होगा, लेकिन वो पैसा कहाँ है, क्यों नहीं हो रहा है, ये भी हमने देखा है। तो मैंने सोचा कि ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर मैं करूं तो उन लोगों का बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा। सर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर आपकी सूची में अगर नाम है और जिस तरीके से एक अखबार में छपा कि आप भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, सर कितना कुछ जानकारी रखते हैं अपने जो विधानसभा क्षेत्र के बारे में? क्योंकि नक्सलबाड़ी से लेकर माटीगार के बीच में कई तरह की कृषक की समस्या है, डेली गुजर बसर करने के लिए श्रमिकों की समस्या है, चाय बागान से लेकर खेत तक की। ऐसे में सर मुझे एक चीज़ बताइए, अक्सर हमने कई तरह के ऐसे न्यूज़ करे हैं उस क्षेत्र में कि हाथी अक्सर वहाँ के जो किसान है उसका गेहूं फसल खा जाता है और कई तरह की चीज़ों को नष्ट कर देता है, अक्सर कई तरह के डेथ हो जाते हैं, घर पक्का नहीं बना पाते हैं क्योंकि हाथी का हमेशा तोड़ने के बाद जो उसके जो घर होते हैं वो हमेशा टूटते रहते हैं, बुल के डर के बहुत सारे लोग नहीं मानते। उन लोगों के बारे में किस तरह से सोच कर आप तैयार, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं हम चाहते हैं कि उनके लिए सबसे पहले विकास हो, क्योंकि उन्हें उठने का मौका अब मिलना चाहिए। वो लोग हमेशा दर की तरह से एक तरह से निचले दबते जा रहे हैं, तो उन्हें उठाने के लिए और इस तरह की समस्या के लिए क्या सोच रहे हैं आप, क्या कितने मतलब जागरूक हैं अपने क्षेत्र के लिए? हाँ, मैंने बीच में मैं हाथीघिसा में भी सुना था कि हम वहाँ पे भी गया था। तो हाथीघिसा का सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे हाथी से वहाँ जितना भी फसल होता है वो सब खा लेता है। तो उसके बावजूद वहाँ का आदमी लोग कितना ऑफिस में जाके, बीडीओ ऑफिस में जाते, फॉरेस्ट ऑफिस में जाते, लेकिन वहाँ से उन लोगों का कोई इसका जो डैमेज हुआ है उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना भी वो प्रोविज़न दिया है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी किसान का कोई प्रॉब्लम हो गया, उसका कोई डैमेज हो गया, उसमें सब्सिडी भी मिलना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट भी सब उसमें रिवोक करना चाहिए, और गवर्नमेंट से जो पैसा देता है वो पैसा भी उनको देना चाहिए, और उसका जो खेती बाड़ी जो डैमेज हुआ है उसके लिए नया सीड खरीदने के लिए भी उसको पैसा देना चाहिए। ये सब चीज़ है जिसको हम माइन्यूटली हमको देखना चाहिए। हम सर अक्सर देखा जाता है कि नेता मंत्री होते हैं, अब जानते हैं कि बहुत से ऐसे नेता मंत्री हैं जो फील्ड पर काम करते हैं, फील्ड पे काम करने के बाद वो अपने दल को विकास करते हैं, धीरे धीरे अपने आप को भी प्रमोट करते हैं और बाद में वो एक बड़े पद पर आते हैं। ऐसे में वैसे नेता और एक पढ़ा लिखा नेता एक अच्छा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत करके रिटायर्ड नेता होता है जो बड़े बड़े जगहों पर बैठता है और वहाँ से कई लोगों की समस्या को दूर करता है। तो एक फील्ड वर्क करके आया हुआ नेता और एक पढ़े लिखा नेता अगर आते तो क्या डिफरेंस आपको लगता है, कितना अलग काम करते हैं वो दोनों? देखिए, हम लोग क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है वो हम लोग पहले से हम लोग फील्ड वर्क कर लेते हैं। हम लोग का वो आदत ही होता है कि अगर किसी का कुछ भी हो जाए हम लोग पहले जाके उनको फील्ड वर्क का वहीं पे जाके उन लोग को देखता है क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, उसको कैसे संभालना चाहिए, उसको क्या देने से उसको अच्छा होता है। तो अभी क्या हो रहा है ना, अगर हम लोग ये पॉलिटिक्स इसमें अगर हम लोग आएंगे तो हमको इतना तकलीफ नहीं होना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको कन्फ्यूज होने का कोई चांसेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। जी
तो हमारी बात हो रही थी निमेश सुंदास जी से, जो कि एक अच्छे पद अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। पश्चिम बंगाल सरकार में आप थे और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने कार्य के दौरान अपनी जिम्मेदारी को निभाया और क्या कुछ बातें हुई, किस तरह से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है और आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी सपोर्ट उन्हें मिलता है। तो ये एक विकल्प भाजपा के पास है। भाजपा और उनके ऊपर के जो पदाधिकारी हैं या जो भाजपा जो कमेटी है, भाजपा के जो बड़े नेता मंत्री हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, एक अच्छा प्रत्याशी, एक अच्छा उम्मीदवार के बारे में हमें जानकारी मिली और हम उस जानकारी को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए। ऐसे और भी 2-4 लोगों की सूची है, कौन कौन है हमें नहीं पता, लेकिन एक नाम जो हमारे सामने आया उनके बारे में हमने चर्चा की और आप सभी से रूबरू कराए। उम्मीद करते हैं कि इन्हें इनका जो उम्मीद है वो मिले और अगर ऐसे इनसे जुड़े हुए लोगों को जो उम्मीद है इनसे, अगर इन्हें कोई मौका मिलता तो उस तरह की उम्मीदें जो है कई लोगों की पूरी होगी। फिलहाल इनको उम्मीदवार बनाना है या नहीं बनाना है, या उन्हें क्या करना है, या इनको आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा और ये पूरा डिपेंड भाजपा के अपने ऊपर है। लेकिन जो प्रत्याशी यहाँ पर हमने अभी देखा, इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, उनको जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उम्मीद करते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये भाजपा पर भी निर्भर करता है। तो फिलहाल आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा था और निमेश सुंदास जी के साथ हमारी अच्छी बातें रही और उन्हें हम विश्वास देंगे कि आने वाला दिन उनके लिए अच्छा हो। जैसा भी हो, टिकट मिले चाहे ना मिले, लेकिन आगे उनके साथ और भी कुछ जानकारियों के साथ हम हमेशा आगे जुड़ते रहेंगे। आप सभी का खबर आजकल देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।